नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। 18 सैनिकों की शहादत से पहले एक और घटनाक्रम हुआ था, जब लाल किले के प्राचीर से भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार बलूचिस्तान आंदोलन पर इस तरह से खुल के बयान दिया था, उसे अपना नैतिक समर्थन दिया था। बलूचिस्तान जो सही मायने में कभी पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं रहा। तो सवाल यह कि क्या 1971 का इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है? क्या पाकिस्तान फिर से दो फाड़ हो सकता है? उसके लिए बहुत जरूरी है हम 1971 चलें, क्योंकि मौजूदा बलूचिस्तान और 1971 से पहले का पूर्वी पाकिस्तान, उसमें कुछ समानताएं हैं। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम आपके सामने पेश करें मरहूम इंदिरा गांधी के उस जज्बे को, वो जज्बा जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हो सकता है। आइए देखते हैं जब इंदिरा ने पाकिस्तान को तोड़ा था। आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूं हमारी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हो। आप इसका मतलब जानती हैं? इट्स वॉर, जंग। जंग हो तो हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। I don't mind if it is war. तारीख 25 अप्रैल 1971। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बड़ी मीटिंग में देश के थल सेना अध्यक्ष से कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जंग करनी पड़े तो करें। उन्हें इसकी परवाह नहीं। इंदिरा गांधी को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि उस वक्त भारत के पूर्व में बसा पाकिस्तान का वो हिस्सा जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, वहां ऐसा कुछ हो रहा था जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा था। पाकिस्तान की सरकार और सेना पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले अपने ही देश के लोगों पर जुल्म कर रही थी, बेगुनाह लोगों की हत्या कर रही थी। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उनकी आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां से भागने लगे। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान के सीमा से लगे भारतीय राज्यों में पहुंच गए। पूर्वी पाकिस्तान के करीब 10 लाख लोग भारत में शरणार्थी बनकर आ गए। भारत की प्रधानमंत्री होने के नाते इंदिरा पर इस बात का दबाव बढ़ रहा था कि वो जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालें और जरूरी कार्रवाई करें। इसलिए इंदिरा ने एक तरफ भारतीय फौज को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर दी। मिस्टर किसिंजर, आपको प्रेसिडेंट निक्सन को यह समझाना होगा कि पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए उन्हें कोई न कोई कदम उठाना ही होगा। पूर्वी पाकिस्तान में जो हालात हैं वो अब बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि हम चुपचाप रहकर सब देखते रहें। पूर्वी पाकिस्तान में जो हो रहा है उसे रोकना होगा। मुझे लगता है यूनाइटेड स्टेट्स को इसके लिए कुछ करना चाहिए। But I cannot give you any assurance on this. अगर यही रुक रहा तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहती। And what do you intend to do? अगर अमेरिका की सरकार और अमेरिका के राष्ट्रपति हालात को काबू में नहीं ला सकते तो मुझे इनसे कहना पड़ेगा कुछ करने के लिए। तत्कालीन भारतीय थल सेना अध्यक्ष सैम मैनेक्शॉ की मौजूदगी में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर के साथ हुई इस बैठक में इंदिरा ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को नहीं रोकेगा तो भारत पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई के लिए मजबूर होगा। पूर्वी पाकिस्तान की समस्या को पाकिस्तान अपना अंदरूनी मामला बता रहा था, लेकिन इंदिरा ने साफ कर दिया कि पूर्वी पाकिस्तान में जो हो रहा है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भारत के कई राज्यों में शांति भंग हो रही है। इंदिरा ने पूर्वी पाकिस्तान पर उठ रहे हर सवाल का पूरी मजबूती से जवाब दिया। How many people were killed according to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers?
Canadian newspapers, Arabian newspapers. The massacre began long before there was a single guerrilla. But it's a contribution to quietening the situation, as I say. No, what does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. But how then, without something done to control the guerrilla activity in return for greater discipline by the Pakistan army, can you secure these first steps? When Hitler was on the rampage, why didn't you say, let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die? Would you say that was quiet? But how do you propose to bring about these first steps to control the exodus? It's not for us to. This would never have happened if the world community had woken up to the fact when we first drew their attention. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक तरफ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक घेराबंदी कर रही थी और दूसरी तरफ दुनिया भर में भारत के पक्ष में समर्थन जुटा रही थी। पाकिस्तान की तरफ अमेरिका के नरम रवैये को देखते हुए इंदिरा ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ एक ऐसा समझौता किया जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा का भरोसा दिया। उधर पूर्वी पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। वहां पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बंगाली सैनिकों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत कर खुद को आजाद घोषित कर दिया था। ये लोग भारत से मदद की उम्मीद कर रहे थे। भारत की तरफ से वहां के लोगों को फौजी ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिससे वहां मुक्ति वाहिनी सेना का जन्म हुआ। वहीं पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दम पर लगातार भारत को उकसा रहा था। नवंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के विमानों ने बार बार भारतीय हवाई सेना में दाखिल होना शुरू कर दिया। इस पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई, लेकिन बजाय संभलने के पाकिस्तानी राष्ट्रपति याया खान ने 10 दिन के अंदर युद्ध की धमकी दे डाली। पाकिस्तान को उस वक्त यह अंदाजा नहीं था कि भारतीय सेना पहले से ही अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। अगर नौसेना कराची पर हमला करे तो क्या सरकार राजनीतिक ऐतराज करेगी? Well, Admiral, if there is a war, there is a war. इंदिरा के इरादे पक्के थे। युद्ध का माहौल बनता जा रहा था। सवाल यह था कि पहला हमला कौन करेगा। पाकिस्तान भारत की तैयारी का अंदाजा नहीं लगा पाया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी विमानों ने भारत के कुछ शहरों पर बमबारी करने की गलती कर दी। हमले की खबर मिलते ही इंदिरा गांधी सीधे मैप रूम पहुंची, जहां उन्हें हालात का ब्यौरा दिया गया। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। सेना के अफसरों से बैठक के बाद इंदिरा ने कैबिनेट बैठक बुलाई और फिर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें भी पूरे हालात की जानकारी दी। आधी रात हो चुकी थी जब इंदिरा ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे देश को संबोधित किया। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। इसी के साथ शुरू हो गई भारत पाकिस्तान के बीच तीसरी जंग। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जब इंदिरा ने पाकिस्तान को तोड़ा था। तो कूटनीति आपने देख ली, पर्दे के पीछे किस तरह की सियासत चल रही थी वो आपने देख ली, मगर आपके ज़हन में एक बड़ा सवाल होगा कि भारत ने ये जंग कैसे जीती थी। आइए देखते हैं।
इंदिरा ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ बढ़ने का हुक्म दे दिया। वहीं भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के अहम ठिकानों और हवाई अड्डों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। जब उन्होंने बॉम्बिंग शुरू किया तो ठीक है, हम लोगों ने अपने जो प्लान बना रखा था 3 दिसंबर को दे दिया। टेक्निकली एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने शुरुआत की, मगर सच्चाई ये कि हम तो तैयार थे, वो हमें एक बहाना मिल गया शुरू करने का, वैसे भी हम शुरू करते ही। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान की जबरदस्त नाकेबंदी कर दी। 3 दिसंबर के हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू कर दिया। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने भी युद्ध के 2 मोर्चे संभाल रखे थे। एक था बंगाल की खाड़ी में समुद्र की ओर से पाकिस्तानी नौसेना को टक्कर देना और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान की सेना का मुकाबला करना। 5 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर जबरदस्त बमबारी कर पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय को तबाह कर दिया। पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका था। इस बीच इंदिरा ने बांग्लादेश को मान्यता देने का ऐलान कर दिया। मुझे सदन को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने वर्तमान स्थिति और बांग्लादेश की सरकार के लगातार अनुरोध पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार करके गण प्रजातंत्रीय बांग्लादेश को मान्यता देने का निश्चय किया है। इंदिरा की इस घोषणा का मतलब था कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। भारत ने युद्ध में जीत से पहले ही यह फैसला इसलिए लिया जिससे युद्ध विराम की स्थिति में बांग्लादेश का मामला यूनाइटेड नेशंस में लटक न जाए। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी नौसेना का सबसे शक्तिशाली 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ हुई संधि के तहत अपने जंगी जहाजों को हिंद महासागर में भेजने को कहा। इस तरह से 2 महाशक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो चुकी थीं। इंदिरा ने फैसला लिया कि अमेरिकी बेड़े के भारत के करीब पहुंचने से पहले पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना होगा, जिसके बाद थल सेना अध्यक्ष जनरल सैम मैनिकशॉ ने तुरंत पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण की चेतावनी दे दी। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना के कमांडर जनरल ए नियाजी ने अमेरिका और चीन के दम पर सरेंडर से इनकार कर दिया। उस वक्त भारतीय सेना ढाका को 3 तरफ से घेर चुकी थी। 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। उस वक्त वहां पाकिस्तान के सभी बड़े अधिकारी गुप्त मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। इस हमले से पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त हो गए। जनरल नियाजी ने तुरंत युद्ध विराम का प्रस्ताव भिजवा दिया, लेकिन भारतीय थल सेना अध्यक्ष सैम मैनिकशॉ ने साफ कर दिया कि अब युद्ध विराम नहीं बल्कि सरेंडर होगा। मेजर जनरल JFR जेकब को इसकी जिम्मेदारी दी गई। तो क्या सोचा आपने? क्या आप सरेंडर करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, so I take this as accepted. इसके बाद कोलकाता में भारत के पूर्वी कमांडर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ढाका पहुंचे। अरोड़ा और नियाजी एक मेज के सामने बैठे और 16 दिसंबर 1971 को दोपहर के 2:30 बजे सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई। पाकिस्तानी कमांडर नियाजी ने पहले लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए और फिर अपने बिल्ले उतारे। सरेंडर के प्रतीक के तौर पर नियाजी ने अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। उस वक्त नियाजी साहब, he was a broken man, and when he met the general and he surrendered his pistol to him, I thought that was his weakest point in life,
he was in tears and a totally broken down person. पाकिस्तान के सरेंडर के साथ ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह ऐलान कर दिया, Dhaka is now the free capital of a free country. भारत ने सिर्फ 14 दिन में पाकिस्तानी फौज को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया और इस तरह इंदिरा ने पाकिस्तान को तोड़ दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश जब इंदिरा ने पाकिस्तान को तोड़ा था, और हम ये पेशकश आपको इसलिए दिखा रहे थे कि क्या 1971 का इतिहास फिर दोहराया जा सकता है, क्या एक बार फिर बलूचिस्तान के बहाने पाकिस्तान दो फाड़ हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की चुनौती बहुत गंभीर है। इस वक्त दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, हम ये ना भूलें।